महीने के 90 रुपए कमाने से लेकर 5,500 करोड़ की कंपनी बनाने तक का सफर। ये कहानी है चंदूभाई वीरानी की, जो बालाजी वेफर्स कंपनी के ओनर है। गुजरात के एक छोटे से गांव दोराजी से इस कहानी की शुरुआत होती है। चंदूभाई वीरानी अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर खेती किया करते थे, लेकिन साल 1972 में बारिश न होने की वजह से उनके खेत की फसलें बर्बाद हो गई। अपना और अपने परिवार का पेट पालना था, इसलिए चंदूभाई के पिता ने दूसरा व्यापार करने का सोचा। क्योंकि पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी खेत की जमीन को 20,000 रुपए में बेचना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उन पैसों से एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनके साथ कई तरह का धोखा हुआ, जिसकी वजह से उनका ये बिजनेस बंद हो गया। अब ना तो खेत बचा था और ना ही पैसे। इसलिए 15 साल की उम्र में चंदूभाई अपने भाई मेघजी भाई और भिखू भाई वीरानी के साथ राजकोट आ गए और काम ढूंढना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे ना होने की वजह से चंदूभाई को एस्ट्रॉन सिनेमा में गेट कीपर का काम मिला, वो भी सिर्फ 90 रुपए महीने की सैलरी पर। क्योंकि परिवार में पैसों की दिक्कत थी, इसलिए चंदूभाई ये काम करने लगे। चंदूभाई थे तो गेट कीपर, पर वो कभी मूवीज पोस्टर भी लगा दिया करते, तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते। उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए सिनेमा हॉल के ओनर ने चंदूभाई को कैंटीन के लिए एक छोटी सी जगह दे दी। उसके बाद चंदूभाई ने उस कैंटीन के जरिए मूवीज इंटरवल पर मसाला सैंडविच बेचना शुरू कर दिया, जो काफी अच्छा चलने लगा और इसीलिए अब उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी राजकोट बुला लिया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। मसाला सैंडविच का काम तो अच्छा चल रहा था, पर जो सैंडविच शाम तक बच जाती वो दूसरे दिन खराब हो जाती, और इसीलिए चंदूभाई को नुकसान का भी सामना करना पड़ता। इसलिए चंदूभाई अब ऐसे प्रोडक्ट की तलाश करने लगे जो ज्यादा दिनों तक खराब ना होता हो। तभी चंदूभाई को पोटैटो वेफर्स का आइडिया मिला। क्योंकि वेफर्स कई दिनों तक चलने वाला प्रोडक्ट था, इसलिए चंदूभाई ने वेंडर्स से वेफर खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वेंडर्स के सही टाइम पे सप्लाई ना करने की वजह से चंदूभाई अपने कस्टमर को सर्व नहीं कर पाते, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1982 अपनी 10,000 की सेविंग्स के साथ उन्होंने खुद पोटैटो वेफर्स बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कभी उनके वेफर्स जल जाते तो कभी नरम रह जाते, पर अपनी लगातार कोशिश और मेहनत के बाद कुछ दिनों के अंदर ही वो परफेक्ट वेफर्स बनाना सीख गए। वेफर्स खुद बनाने पर अब वो क्वालिटी और सप्लाई दोनों अच्छी तरह मेंटेन कर पा रहे थे, जिससे कि उनका वेफर्स काफी पॉपुलर होने लगा। इसलिए उन्होंने 3 और सिनेमा कैंटीन को और लगभग 25 से 30 रिटेलर को भी वेफर्स सप्लाई करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पूरे राजकोट में उनके वेफर्स पसंद किए जाने लगे। लेकिन मार्केट में और भी कंपनीज थी जो वेफर्स बना रही थी। इन सब में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चंदूभाई ने 1984 में अपने वेफर को एक नाम दिया, बालाजी वेफर्स। अपने नाम और टेस्ट की वजह से इनका वेफर काफी पॉपुलर होने लगा। वेफर्स के लिए बढ़ती हुई डिमांड को देखकर चंदूभाई ये तो समझ गए थे कि पूरा परिवार दिन और रात मेहनत करने के बाद भी वेफर की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने वेफर बनाने वाली मशीनरी लगाने की सोची, ताकि कम वक्त पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकल पाए। पर जब वो मशीन खरीदने गए तब उन्हें पता चला कि वेफर बनाने वाली मशीन काफी महंगी है और अभी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मशीन कैसे काम करती है ये समझना शुरू कर दिया, और पूरी तरह मशीनरी समझने के बाद चंदूभाई ने करीब 5,000 रुपए में बाजार से मशीन के अलग अलग पार्ट्स खरीदकर खुद ही पोटैटो पीलिंग और चॉपिंग मशीन्स बनवा ली। और अगले कुछ सालों तक उनका काम इसी मशीन के सहारे चला, जिससे कि उनका प्रोडक्शन भी काफी बढ़ने लगा। इसलिए चंदूभाई ने बालाजी वेफर को पूरे राजकोट में एक्सपेंड कर दिया, और अब चंदूभाई देश के अलग अलग स्टेट्स में भी एक्सपेंड करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की जरूरत थी। इसलिए 1989 में उन्होंने बैंक से लाख रुपए का लोन लेकर गुजरात का सबसे बड़ा वेफर प्लांट खोला। उनका ये कदम काफी रिस्की था, क्योंकि उस टाइम बड़े इन्वेस्टर नए बिजनेसेस में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते थे। इसलिए अगर लोन लेने के बाद भी बिजनेस नहीं चलता तो उसका पूरा बोझ उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। लेकिन ऐसा टाइम आया ही नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनके कस्टमर्स और मार्केट शेयर बढ़ते ही रहे। इसलिए 1992 में उन्होंने अपनी कंपनी को बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लिया, और साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी लगवा ली। क्योंकि चंदूभाई का मानना था कि मशीन्स भले ही महंगी होती है, पर ये ह्यूमन एरर को कम करने के साथ ही कंसिस्टेंट क्वालिटी भी मेंटेन करती है। और उसके बाद उन्होंने अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट टीम भी बनाई, जिससे कि बिजनेस ऑपरेशन इजीली मैनेज हो सके। और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से बालाजी वेफर लोकल से रीजनल और फिर नेशनल लेवल का ब्रांड बन गया। जबकि उस टाइम पे अंकल चिप्स, बिन्नीज और सिम्बा जैसे कई ब्रांड्स थे, जिनके सामने किसी नए प्लेयर्स के लिए अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बालाजी वेफर ने अपनी मेहनत और क्वालिटी के जरिए अपने लिए जगह बना ली। जहाँ इनके कॉम्पिटिटर्स ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे, वहीं बालाजी ने इनोवेटिव तरीका अपनाकर अपने ब्रांड को काफी अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर लिया था। और इनकी ग्रोथ को देखते हुए इन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी से 4,000 करोड़ का ऑफर भी मिला, पर चंदूभाई वीरानी ने इस ऑफर को मना कर दिया।
क्योंकि चंदू भाई का विजन इससे कई आगे का था। बाद में बालाजी पोटैटो वेफर्स के अलावा नमकीन और कई सारे स्नैक्स भी बनाने लगे। इसी के साथ बालाजी ने गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया। बालाजी एक्सपेंशन के साथ ही हर स्टेट्स के लोकल टेस्ट का भी ध्यान रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में सेटअप किया, जिसमें 3 गुजरात के राजकोट, वलसाड़ और वडोदरा में है और एक मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकेटेड है। और इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी हर दिन 1000 क्विंटल पोटैटो वेफर और 5000 क्विंटल नमकीन्स बनाने की है, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हाँ, अलग अलग जगह फैक्ट्री सेटअप करने से बालाजी लोकल मार्केट्स को बेहतर तरह से सर्व कर पाए, जिसकी बदौलत इनके मार्केट शेयर भी काफी ग्रो हुए। इन्हीं सब स्ट्रेटेजी की वजह से बालाजी वेफर ने साल 2006 में गुजरात के पोटैटो वेफर्स मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 2011 में एक प्रॉब्लम आ गई। बालाजी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेप्सिको ने इन पे केस फाइल कर दिया। पेप्सिको का एलिगेशन था कि बालाजी ने इनके लेज मैक्स चिप्स की डिजाइन को अपने रंबल नाम के एक वेफर में यूज किया है, लेकिन पेप्सिको ने बिना किसी वार्निंग्स और बातचीत के डायरेक्ट ही बालाजी पर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दिया। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, एक इंडियन ग्रोइंग कंपनी पर मल्टीनेशनल जायंट का अटैक। इसलिए बहुत लोगों का कहना यह भी था कि पेप्सिको ने ये केस फ्रस्ट्रेशन में किया है, क्योंकि बालाजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का असर पेप्सिको की प्रोडक्ट पर भी पड़ रहा था। रीजंस जो भी हो, पर चंदू भाई वीरानी ने पेप्सिको के इस एलिगेशंस का सामना किया और कोर्ट में आर्ग्यू किया कि पेप्सिको बालाजी को सिर्फ बढ़ती पॉपुलैरिटी और ग्रोथ की वजह से ही टारगेट कर रहा है। लेकिन कोर्ट का फैसला पेप्सिको के फेवर में आया और कोर्ट ने बालाजी को अपने वेफर की डिजाइन चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। इसमें कुछ एक्सपर्ट का कहना यह भी था, अगर बालाजी अपनी वेफर्स की डिजाइन को चेंज करेगा तो इसका असर उनकी ब्रांड पर पड़ सकता है। लेकिन चंदू भाई का मानना था कि लोग बालाजी वेफर के नाम पर भरोसा करते हैं, पैकेजिंग और डिजाइन पर नहीं। और हुआ भी यही। जब लेस का मार्केट शेयर हर साल घट रहा था, वहीं बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 20 से 25% की तेजी से बढ़ रही थी और सिर्फ 2019 तक ही इनके वेफर की प्रोडक्ट रेंज 65 से भी ज्यादा हो चुकी थी और इनके वेफर्स छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर तक पहुंच चुके थे। इसीलिए इनकी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी को देखते हुए इकोनॉमिक टाइम्स ने बालाजी वेफर को सुल्तान ऑफ वेफर्स का खिताब दिया। तो दोस्तों, ये थी चंदू भाई वीरानी की कहानी, जिनकी मेहनत और विजन की वजह से आज बालाजी वेफर इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी है। आपको इस कहानी से क्या इंस्पिरेशन मिली, ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।